हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्व लॉ ज्ञान पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 31 बिहार जुडिशरी मेंस की एक कॉपी देखी थी, जो कि सामान्य ज्ञान की कॉपी थी, जनरल नॉलेज की पेपर कॉपी थी। उसका आंसर कैसे दिया गया था, कैसे नंबर मिला था, बीपीएससी का मूल्यांकन की प्रोसेस कैसा था, हमने उसमें देखा हुआ था। हम ये दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि एलिमेंट्री जनरल साइंस के पेपर का भी एक वीडियो आप लेकर के आइए, तो उसका वीडियो हम आपको लेकर के हाजिर हैं। तो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 31 बीजीएस मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक कॉपी है और एलिमेंट्री जनरल साइंस पेपर है। तो इसमें इसका जो पैटर्न होता है वो आपको पता होगा कि जो कि 31 बिहार जुडिशरी में जो पैटर्न फॉलो किया गया था वो यह था कि आपको 5 क्वेश्चन करने थे और 5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के थे। उसके अंदर तो बहुत सारे प्रश्न थे। आप अगर अंदर अभी देखेंगे तो आपको पूरा देखने को मिलेगा कि उसमें डिवाइड करके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य बाहरी तौर पे देखा जाए तो 5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के रहते हैं, यानी 100 नंबर का पूरे 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉ के पेपर का भी मैं एनालिसिस करूं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि आप उस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं लॉ का वीडियो बनाऊं, लॉ पेपर के आंसर शीट का वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ, उसका एनालिसिस करूँ, तो आप लोग कमेंट करेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का भी कृपा करेंगे। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसमें कितना नंबर हमको मिला हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमको 8 नंबर मिला है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 13 नंबर मिले हैं। उसके बाद 5 में हमको 15 और 7 के लिए 12 और 9 के लिए 12 नंबर मिले हैं। और इस तरह से नीचे आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन एक बार होता है, उसके बाद से क्रॉस चेक भी होता है। तो क्रॉस चेक में पहले मुझे 58 दिया गया था, फिर उसको बढ़ा करके 61 कर दिया गया। तो जीएस जनरल साइंस पेपर में मुझे 61 नंबर मिले हैं, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर कहा जा सकता है। हालांकि इसमें नंबर आप बहुत अच्छा पा सकते हैं, इसमें 70 प्लस तक नंबर आराम से उठाया जा सकता है, क्योंकि मैथ्स पेपर की तरह इसमें इवैल्यूएशन होता है। आप अगर अच्छा नंबर लिखते हैं, एक नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न भी इसमें रहते हैं, तो अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप 70 प्लस आराम से पा सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी मैंने पिछली बार की देखी हुई है, उसमें 70 प्लस 72-73 तक नंबर मैंने जहाँ तक देखा था लोगों को मिले हुए हैं। मान के चलिए 75 तक आप नंबर आराम से उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न थे और क्या क्या आंसर उसका दिया गया था। तो ये रहा प्रश्न पत्र आपके सामने है। इसमें सेक्शन ए है, खंड ए के प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। इस तरह से सेक्शन करके प्रश्न पत्र दिया हुआ था। इसमें 5 खंड बनाए गए और 5 से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, यानी प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न दिए रहते हैं। आपको उनमें से कोई एक चुनने की आज़ादी रहती है। आपको लगता है कि जिस प्रश्न के सभी उत्तर हमको आ रहे हैं उसको आप लोग चुनेंगे और आसानी से उसको करेंगे। तो ये रहा इसका पैटर्न। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था वो था, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो पहला है मिनरल, खनिज। दूसरा है अपमार्जक। अगला है ज्वलनताप, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस और रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप क्या समझते हैं, दीर्घदृष्टि दोष क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, मोबाइल फ़ोन क्या होता है। तो एक बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं नीचे एक और प्रश्न दिया हुआ है। तो आप या तो प्रश्न 1 चुनें या प्रश्न 2 चुनें, लेकिन इसमें जो प्रश्न आप चुनेंगे उसमें जितने टर्म्स दिए गए हैं उसको आपको पूरा का पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप 2 कर लें और इसके बाद से बाकी के प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 2 से कर लें, ऐसा नहीं होगा। या फिर इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं आप। अगर छोड़ते हैं तो आपका नंबर कटेगा।
इसमें आप देख सकते हैं कि 10 टर्म दिए गए जिनको डिफाइन करना है, 2-2 नंबर के हैं और उनके लिए 10 प्रश्न के लिए 20 नंबर यहाँ पे निर्धारित हैं। तो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए आंसर क्या दिया गया। दूसरा, मैंने चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 किया था, दूसरा क्वेश्चन भी आप इस तरह का अगर आता है तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि दूसरे में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। अंतर करने का भी प्रश्न बिहार जुडिशरी में पूछे जाने का एक ट्रेंड रहा है। तो धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग में अंतर देना है। फिर विद्युत के संवाहक और अवरोधक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। फिर विद्युत मोटर और विद्युत जनित, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर के बीच अंतर आपको करना है। फिर मिश्रण और यौगिक के बीच, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच आपको अंतर करना है। फिर प्राकृतिक गैस और बायोगैस, नेचुरल गैस एंड बायोगैस के बीच में डिफरेंस करना है। तो ये रहा एक डिफरेंस वाला प्रश्न। इसके बाद से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, दूसरा खंड का प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। तो मैंने चूँकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया हुआ है, जिसमें इतनी सारी चीज़ों की परिभाषाएँ देनी थी जो 2-2 नंबर के हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे नंबर दिया गया, कैसे मार्किंग की गई है। तो पहला जो टर्म था वो था खनिज। खनिज क्या होता है? तो मैंने इसमें लिखा हुआ था कि खनिज प्राकृतिक वरदान के रूप में मनुष्यों को पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ हैं जिनके भीतर जिनसे विभिन्न प्रकार की धातुओं के अयस्क, ओर्स, पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य उपयोगी तत्व आदि प्राप्त होते हैं। इनको ज़मीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। तो ये 2 नंबर का आंसर था और इसमें हमको 1 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अपमार्जक वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से कठोर जल की कठोरता दूर करके कपड़ों आदि की धुलाई की जाती है। सोडियम एवं पोटेशियम आदि से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आंसर इनको पूर्ण नहीं लगा है। इन्होंने 2 नंबर के प्रश्न में मुझे आधा नंबर दिया हुआ है। फिर देख सकते हैं आगे है ज्वलन ताप क्या होता है। तो ज्वलन ताप किसी वस्तु की वह न्यूनतम ताप होती है जिस पर वह वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है या उसका दहन शुरू हो जाता है। जब तक किसी भी वस्तु को उसका न्यूनतम ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होगा तब तक वह जलेगी नहीं। उदाहरण, शीत से भीगी हुई लकड़ी तब तक नहीं जलती है जब तक उस पर पड़ा शीत का जल वाष्पित होकर उड़ ना जाए। ये एग्जाम्पल के साथ लिखा गया था। तो इसमें ये आंसर इनको थोड़ा सा बेहतर लगा है और इसमें इन्होंने 1.5 नंबर, 2 में से 1.5 नंबर हमको दिया हुआ है। आगे देखिए परासरण, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो परासरण में लिखा हुआ है कि परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से द्रवों का शोधन किया जाता है। परासरण का प्रयोग रिवर्स ऑस्मोसिस में जल के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो ये भी आंसर इनको परफेक्ट नहीं लगा है। इसमें इन्होंने आधा नंबर दिया हुआ है 2 में से। फिर आगे देख सकते हैं श्वसन। श्वसन क्या है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। पृथ्वी पर जीवधारियों में जीवन के लिए श्वसन का होना अत्यंत आवश्यक है। श्वसन द्वारा हमारे रक्त एवं हृदय के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने आधा नंबर हमको दिया हुआ है। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी लिखा हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन एवं विकास किया जाता है। आज के वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी बेहद आवश्यक हो गया है एवं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। मोबाइल से लेकर इंटरनेट और SMS सर्विस तक सब सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो ये आंसर इनको थोड़ा ठीक लगा, इसमें इन्होंने 1 नंबर दिया हुआ है। आगे देखिए दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिससे ग्रस्त व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है। इस दृष्टि दोष का निराकरण हेतु उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। अगला है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाला एक रुकावट होता है जिसमें विद्युत के प्रवाह एवं उसके पदार्थ की विद्युत चालकता प्रभावित होती है। ये इनको गलत लगा है और इसमें इन्होंने घेरा है इसको। जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध जितना कम होता है वो पदार्थ उतना ही अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। विद्युत प्रतिरोध की माप ओम से की जाती है, जिसका चिन्ह यह होता है। तो इसमें भी इन्होंने 1 नंबर दिया हुआ है। अगला है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन
माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से कार्य करने वाला एक अत्याधुनिक संचार यंत्र है, जिसके माध्यम से न सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान बल्कि इंटरनेट और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का परिपालन करते हैं। तो इसमें भी 1 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अब खंड ब यहाँ से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने 8 नंबर मुझे दिया हुआ है। 20 नंबर में से 8 नंबर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में प्रश्न क्या पूछा गया था? हाँ, सेक्शन बी में प्रश्न ये पूछा गया था कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जबकि मैंने 4 अटेम्प्ट किया हुआ है। 3 को देख लेते हैं कि 3 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित उत्तर दीजिए। जैविक आवर्धन क्या होता है? व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन? डिस्टिल्ड वाटर में विद्युत का वहन नहीं होता है, लेकिन बारिश के पानी में होता है। क्यों? आगे है, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मिश्र धातुएं क्या हैं? मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रतिजैविक क्या है? प्रतिरक्षण क्या है? रक्त द्रव्य क्या है? अणु क्या है? इतने सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में दिए थे। जो कि मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यह है कि आयोडाइज्ड नमक का उपयोग करना उचित है। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका कारण बताना है कि क्यों वहाँ पे निम्नलिखित का कारण दीजिए। तो इन सब चीज़ों का कारण दिया जाना है। इसमें कारण ये भी देना है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ये बताना है। फिर विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एवं एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। इसका कारण देना है क्यों ऐसा किया जाता है। तो आगे देखिए कि 4 नंबर का मैंने आयोडीन वाले प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया हुआ है कि आयोडीन मिश्रित नमक को आयोडाइज्ड नमक कहा जाता है। आयोडीन एक अच्छा रोग प्रतिरोधक माना जाता है। साथ ही हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का भी काम करता है। वैसे तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो इसका स्राव करती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से यदि ये ग्रंथियां इनका स्राव बंद कर देती हैं, तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण हमारे गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि जो इसके श्रावण हेतु उत्तरदायी होती है, फूलने लगती है और बढ़कर घेंगा रोग का कारण बन जाती है। इसलिए घेंगा रोग से बचने एवं थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए आयोडीन का लिया जाना अति आवश्यक है। आयोडीन नमक में उपस्थित सोडियम एवं क्लोराइड के साथ कोई हानिकारक अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें मिला देने से हमें संतुलित आयोडीन प्रतिदिन के भोजन के साथ प्राप्त होती रहती है। अतः आयोडाइज्ड नमक का उपयोग करना उचित है। इसमें देखिए इन्होंने 3 नंबर मुझे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बी है। इसमें पूछा गया था कि वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो मैंने इसका आंसर जो लिखा था ये इनको इन्होंने काट दिया है और इसमें 0 नंबर हमको मिले हैं, इसमें 1 भी नंबर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है 4 का सी, जो कि सूर्य के प्रकाश वाला था। सूर्य के प्रकाश का इसको क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। 4 का सी, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, जिसमें सभी वर्णों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। जिस रंग के किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। नियम यह है कि प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन उनके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उस रंग की किरण का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। सूर्य के 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस कारण लाल रंग का सबसे कम जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अतः जब सुबह सूर्य का उदय होता है तब सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कुछ समय लगता है, तथा जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण बिना भटके सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। अतः लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण यह सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। इसमें इन्होंने मुझे 3.5 नंबर दिया हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर 4 का डी है। कॉपर, Cu तथा एल्यूमिनियम Al प्राकृतिक
प्रकृति में पाई जाने वाली कम अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है, जहां अन्य अभिक्रियाशील धातुएं जो तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों से अभिक्रिया कर पर ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे जंग कहा जाता है। इसलिए ऐसी धातुएं जंग लगने के कारण जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जबकि कॉपर एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होने के कारण यह अधिक टिकाऊ होती है तथा यह इनके विद्युत संचारण हेतु प्रयोग किए जाने का एक कारण है। जबकि दूसरा कारण यह है कि ये धातुएं विद्युत का अच्छा सुचालक मानी जाती हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध लोहा आदि सामान्य धातुओं से कम होता है। एक अन्य कारण यह है कि ये दोनों धातुएं प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं तथा अपेक्षाकृत रूप से अन्य धातुओं से सस्ती भी होती हैं। चांदी और सोना सर्वाधिक अच्छे सुचालक माने जाते हैं, परंतु चूंकि उनकी कम उपलब्धता के कारण अत्यधिक महंगे होते हैं, जिस कारण उनका विद्युत संचारण हेतु प्रयोग किफ़ायती नहीं होता। अतः इन्हीं सब कारणों से कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत संचारण हेतु नहीं किया जाता है। अतः इन्हीं सब कारणों से कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग विद्युत संचारण हेतु किया जाता है। साथ ही इन धातुओं का गलनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण ये जल्दी विद्युत धारा के प्रवाह से गर्म होकर गलती नहीं है। तो इसमें इन्होंने 3.5 नंबर दिया हुआ है। अगला है 4 का ई। चूँकि एल्युमिनियम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक ऐसी धातु है जो बेहद कम अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण यह वायु से अभिक्रिया कर पर ऑक्साइड नहीं बनाती है, जिसे इसके लेपन द्वारा निर्मित एल्युमिनियम की पन्नी का प्रयोग खाद्य सामग्री को लपेटने हेतु किया जाता है, ताकि यह खाने में उपस्थित वाष्प से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ न बना पाए। यही कारण है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। प्रत्येक नंबर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 चीज़ों का कारण लिखना था। तो उसमें एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर में इन्होंने मैक्सिमम मुझे जिसमें दिया है वो है 3.5 नंबर तक। 4 नंबर किसी में नहीं दिया, आधे नंबर इन्होंने काट लिया है। अब भगवान जाने क्यों इन्होंने काटा है, जबकि सभी आंसर सही हैं। हो सकता है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए इन्होंने आधा नंबर काटा होगा। जो कि आंसर परफेक्ट है उसमें भी इन्होंने नंबर मुझे नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे 13 नंबर मिले हुए हैं। आगे देखते हैं। अब सेक्शन सी की बारी आती है। सेक्शन सी में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसमें है पहला, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। दूसरा क्या है, स्थानिक प्राणी किसे कहते हैं, व्हाट आर कॉल्ड एंडेमिक एनिमल्स। उसके बाद हमें कागज़ का पुनः प्रयोग क्यों करना चाहिए, अम्ल वर्षा क्या है, खरीफ फसल और रबी फसल में क्या भेद है। इतने सारे प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं 4-4 नंबर के, और इनका आंसर हमको करना है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी खंड का हिस्सा है। इस सेक्शन में 2 प्रश्न हैं, लेकिन हमें चूँकि मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट नहीं किया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सभी प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही हैं इसमें, तो देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो मैंने दिया हुआ है, इसमें इनका मार्किंग क्या रहा है और आंसर मैंने क्या दिया हुआ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि वायुमंडल में कुछ ऐसी हानिकारक गैसें पाई जाती हैं जो वायुमंडल के ताप को प्रभावित करती हैं, जिनके कारण वायुमंडल का तापमान परिवर्तित होता है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, अर्थात वे गैसें जिनकी मात्रा वायुमंडल में अधिक होने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। इन गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं ओजोन O3 आदि गैसें प्रमुख हैं। इन गैसों की मात्रा का अधिक बढ़ने से ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में एकत्र होकर एक गैसीय आवरण का निर्माण कर देती हैं, जो आवरण सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो विकिरण के माध्यम से पुनः वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाने से रोक देता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। हरित गैसों के इसी प्रभाव को तापमान में वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव के कारण पृथ्वी का वायुमंडल दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है।
जिससे पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी अथाह बर्फ राशि के पिघलने एवं पृथ्वी के स्थलीय भाग के जलमग्न हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संकट को जन्म देने वाला प्रभाव बनता जा रहा है। तो इसमें इन्होंने 4 में से 3 नंबर मुझे दिया हुआ है। आगे है स्थानिक प्राणी, एंडेमिक एनिमल किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि स्थानिक प्राणी या संकटग्रस्त प्राणी, एंडेमिक एनिमल वे प्राणी हैं जिनका पृथ्वी पर रहना अब किन्हीं कारणों से संकट में हो गया है एवं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है एवं विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। संकटग्रस्त प्राणी अक्सर वायुमंडलीय परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजनन कर पाने व अपनी वंश वृद्धि कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। फलस्वरूप उनकी संख्या घटने लगती है एवं यदि उन्हें अनुकूल माहौल न प्रदान किया गया तो उनकी प्रजाति समाप्त हो जाती है। जागरूक सरकारें प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक एवं जैव विविधता एवं संतुलन बनाए रखने के लिए एक ऐसी सूची तैयार करवाती हैं जिनमें ऐसे संकटग्रस्त प्राणियों को चिन्हित किया जाता है। इस सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। इस प्रकार चिन्हित करते हुए ऐसे संकटग्रस्त या स्थानिक प्राणियों के लिए उनके प्रजनन एवं आवास की समुचित व्यवस्था की जाती है। तो इसमें भी 4 में से 3 नंबर मुझे मिला हुआ है। अगला है प्रश्नोत्तर 5 का सी। कागज़ वनस्पतियों के रेशे फाइबर से तैयार किए जाते हैं, अतः कागज़ बनाने के लिए वनस्पतियों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा तभी संभव है जब वनस्पतियों को काटा जाए एवं उन्हें इस प्रकार नष्ट किया जाए। हम जानते हैं कि वनस्पतियां पृथ्वी पर वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने, प्रदूषण स्तर को नियत रखने, वर्षा कारित करने आदि अनेक चीज़ों के लिए अति आवश्यक हैं और यदि कागज़ के निर्माण हेतु हम इनका यदि दोहन करेंगे तो पर्यावरण का घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः पर्यावरण में पेड़ पौधों की संख्या को पर्याप्त बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि कागज़ बनाने में कम से कम इनका इस्तेमाल करें। ऐसा तभी संभव है जब हम पुराने कागज़ को नवीकृत रिसाइकल करें, उनका उपयोग करें। अतः यह हमारे पर्यावरण के हित में है कि हम कागज़ का पुनः प्रयोग करें। तो इस आंसर का भी 3 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। आगे आप देखते हैं प्रश्नोत्तर 5 का डी है, सी गलती से लिखा गया है। अम्ल वर्षा हमारे दैनिक प्रयोगों में दिन प्रतिदिन ऐसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो हमारे लिए अन्य जीवों तथा प्रकृति के लिए बेहद हानिकारक होती है। ऐसी गैसों में प्रायः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, ओजोन CO3 आदि गैसें होती हैं जो उत्सर्जित होकर वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं एवं जब बारिश होती है तब बादलों के साथ मिलकर पुनः धरती पर आ जाती हैं जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन्हीं गैसों का जल के साथ मिलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरना अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा बेहद हानिकारक होती है। इसके प्रभाव से वनस्पतियों की पत्तियां जल जाती हैं, मनुष्य एवं अन्य जीवों में चर्म रोगों का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव का प्रकट उदाहरण भारत में ताजमहल एवं लाल किला की दीवारों पर धब्बों का पड़ना है। तो इसमें भी इन्होंने 3 नंबर दिया हुआ है। 5 का ई अंतिम आंसर है। खरीफ और रबी फसल क्या होते हैं। तो भारत में बोई जाने वाली फसलों को इनके बोए जाने के समय के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, खरीफ फसल एवं रबी फसल, और तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसलें वे होती हैं जो सामान्यतः जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं एवं प्रायः वर्षा के अंत तक अर्थात नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती हैं। इन फसलों में प्रमुख हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। जबकि रबी फसल वे फसलें होती हैं जो नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं और अप्रैल मई तक काट ली जाती हैं। इन फसलों के उदाहरण हैं गेहूं, जौ आदि। अतः अंतर स्पष्ट है कि खरीफ एवं रबी फसलें अलग अलग समयों में बोई जाती हैं। तो इसमें भी इन्होंने 3 नंबर दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे 15 नंबर मिले हुए हैं। अगला है सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उन वैज्ञानिकों के नाम दीजिए जिन्होंने निम्नलिखित की खोज की। तो पहला दिया हुआ है किण्वन,
दूसरा है चेचक के लिए टीका की खोज किसने की। अगला है ब्रेल प्रणाली की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। गति के नियम की खोज किसने की। सापेक्षता के सिद्धांत का खोज किसने किया। डायनामाइट का खोज किसने किया। आणविक सिद्धांत का खोज किसने किया। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की खोज किसने की थी। तो ये जो है 10 आविष्कार और सिद्धांत दिए हुए हैं, जो कि किससे दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है, इनका नाम लिखना है, वैज्ञानिकों का नाम लिखना है। तो इसको मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था। और एक और प्रश्न इस सेक्शन में है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। निम्नलिखित को समझाइए। पिघलन बिंदु तक पहुंचने के बाद द्रव्य का तापमान नहीं बदलता है। तो इसमें कुछ कारण दिए हैं बहुत सारी, इनको जो है आपको परिभाषित करना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर 7 का मैंने लिखा हुआ है किण्वन की खोज, यहाँ पे जेसी बोस लिखा हुआ है जो कि गलत है और इन्होंने उसको काट दिया है, एक भी नंबर इसमें नहीं मिला हुआ है। अगला है चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर ने 1798 में खोजा था, ये सही है, इसमें 2 नंबर मुझे मिला हुआ है। ब्रेल प्रणाली लुइस ब्रेल ने खोजा था, 2 नंबर मिला हुआ है। जे थॉमसन, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जे थॉमसन लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी थी और जे थॉमस लिख दिया था, इसमें 9 नहीं लगाया था। तो एग्जामिनर महोदय जो हैं, जिन्होंने कॉपी मुझे मेरी जांच की है, उन्होंने 9 लगाया है और इस 9 लगाने के कारण इन्होंने मेरी कॉपी में से 1 नंबर काट लिया है, यानी 2 में से 1 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। गति के नियम ये न्यूटन महोदय ने दिया हुआ था। तो न्यूटन महोदय का पूरा नाम चूँकि मैंने नहीं लिखा है, सर आइजैक न्यूटन मैंने नहीं लिखा है, इसलिए पहले तो इन्होंने इसमें 1 नंबर मुझे दिया, फिर बाद में उसे काट करके 0 कर दिया है। आगे देखते हैं सापेक्षता। इसलिए आप जब भी किसी वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं या फिर किसी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि किसी का भी नाम लिखें तो उसका पूरा नाम जरूर लिखें, नहीं तो नंबर आपका कटेगा। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, 2 नंबर मिला हुआ है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल का आविष्कार है, इनको 2 नंबर मिले हुए हैं। आणविक सिद्धांत मैंने रदरफोर्ड लिखा है जो कि गलत है और इसमें 0 नंबर मिला है। विकासवाद चार्ल्स डार्विन का है सिद्धांत है, इसमें 2 नंबर मिला हुआ है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का जेसी बोस मैंने लिखा हुआ है जो कि गलत आंसर है और इसमें भी 0 नंबर मिला है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे 12 नंबर मिले हुए हैं। अगला देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें 13 नंबर दे करके 1 नंबर उन्होंने आइंस्टीन के लिए न्यूटन के लिए काट लिया है, 13 के बाद 12 कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं खंड ई जो है, इसका सेक्शन ई में जो क्या प्रश्न दिए गए थे। तो सेक्शन ई आप यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेक्शन ई में पूछा गया है वाई, यानी कारण बताना है इन कारणों के। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम बर्फ़ के ठंडे पानी वाले गिलास की बाह्य सतह पर पानी की बूंदें देखते हैं, यानी क्यों बताना है कि हम क्यों बर्फ़ के ठंडे पानी वाले गिलास की बाह्य सतह पर पानी की बूंदें देखते हैं। हम क्यों हमें पानी की आवश्यकता है। क्यों जब लोहे की कील को पानी की सतह पर रखा जाता है तो डूब जाती है। क्यों जब हम हथेली पर पेट्रोल डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडक महसूस करती है। क्यों हम हमेशा चंद्र की एक सतह को देख पाते हैं। तो इसका आंसर मैंने इसको अटेम्प्ट किया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी है जिसको छोड़ने का ऑप्शन था, मैंने इसे छोड़ दिया था। तो क्या होता है जब पानी में नमक घोलते हैं। क्या होता है जब कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं। क्या होता है जब प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं। और क्या होता है जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है। तो इतने सारे प्रश्न हैं, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए देखते हैं कि गिलास की बाह्य सतह पर हमें पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है। इसका आंसर मैंने किया हुआ है। जब हम बर्फ़ के ठंडे पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास की बाह्य परत ठंडी हो जाती है, अर्थात गिलास के बाह्य परत का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प के कण गिलास की बाह्य परत पर एकत्र होने लगते हैं और यही जलवाष्प के कण ठंडे होकर हमें गिलास की बाह्य सतह पर दिखने लगते हैं। इस प्रकार जल का वाष्पीकरण इस घटना का मुख्य कारण है। इसमें मुझे 3 नंबर दिया गया है।
आगे है 9 का बी, हमारे शरीर में पाचन से लेकर रुधिर के निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर में खनिज पदार्थों की आपूर्ति आदि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन था कि पानी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 71% होती है। रुधिर के निर्माण में जल की आवश्यकता है। भोजन के पाचन में मदद हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही पसीने, मूत्रमल आदि के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट व हानिकर पदार्थों को बाहर करने के लिए भी जल की अति आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमारे जीवन हेतु जल आवश्यक है। इसमें भी हमें 3 नंबर मिला हुआ है। अगला है प्रश्नोत्तर 9 का सी है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु किसी द्रव में जब डुबोई जाती है तो द्रव के द्वारा वस्तु के ऊपर एक बल आरोपित किया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। आर्किमिडीज अपने सिद्धांत का विस्तार करते हुए बताते हैं कि एक वस्तु जब द्रव में डुबोई जाती है तब यदि उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार यदि वस्तु के भार के बराबर होती है या वस्तु के भार से अधिक होती है तब वह उस द्रव में तैरने लगती है। अन्यथा यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार से यदि वस्तु का भार अधिक होता है तब वह द्रव में डूब जाती है। ठीक यही सिद्धांत तब लागू होता है जब लोहे की कील को पानी की सतह पर रखा जाता है। कील का आयतन कम होने के कारण वह अपने भार के बराबर मात्रा में जल को विस्थापित नहीं कर पाता है, फलतः वह डूब जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कील का डूबना आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुसरण करता है। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर 9 का डी है। ये इसमें पूछा गया था कि पेट्रोल हाथ पर रखते हैं तो क्यों हमें ठंडक महसूस होती है। तो पेट्रोल का द्रवणांक जल आदि अन्य द्रवों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल सामान्य ताप पर भी वाष्पीकृत होने का गुण रखता है। अतः जब हम हथेली पर पेट्रोल डालते हैं तो वातावरण की गर्मी के कारण पेट्रोल का वाष्पीकरण होने लगता है, जिसके कारण वह उड़कर वायुमंडल में जाने लगता है। इस क्रिया में पेट्रोल अपने साथ हथेली की गर्मी को भी वाष्पीकृत करके लेकर उड़ जाता है, फलस्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। अगला अंतिम प्रश्न है इसमें कि चंद्रमा का हम केवल एक ही भाग क्यों देखते हैं। तो इसमें मैंने जो आंसर दिया हुआ था वो गलत था और इसमें मुझे काट दिया गया, एक भी नंबर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मुझे 12 नंबर मिले हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें नंबर और बढ़ाया जा सकता है, हालांकि नंबर ठीक ठाक कहा जाएगा। 60% से अधिक अगर लाते हैं किसी भी पेपर में तो नंबर ठीक ठाक कहा जाएगा और उसमें आपका बहुत संभावना रहती है कि आपकी मेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये रहा जीके जीएस की कॉपी का पूरा विश्लेषण रहा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ के पेपर, ये अंतिम पेज ऐसे होता है, अंतिम पेज पे कुछ लिखना नहीं रहता, इसलिए मैंने इसमें इसको लगा दिया था ताकि आप एक बार देख लें। इस पर लिखा रहता है डू नॉट राइट ऑन दिस पेज। तो ये रहा पूरा वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि लॉ की कॉपी मैं आपको दिखाऊं, उसका भी विश्लेषण करूं, उसको पढ़कर आपको दिखाऊं, तो आप एक बार कमेंट करके हमको बताएंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उसका वीडियो आपको लेकर के आएंगे, जल्द लेकर के आएंगे। तो आप अपना काम करें, हम अपना काम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।